करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज स्टार्ट करें क्लास। चलिए, आज हम देखेंगे आंकिक प्रश्न। ये लास्ट पार्ट होगा, लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद आप चाहें तो आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, और भी कुछ हो तो। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये एक प्रश्न आपके पास है कि बामर श्रृंखला में किसी रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य 434.10 नैनोमीटर पाया गया। इसके लिए तरंग संख्या क्या होगा? तरंग संख्या आपको ज्ञात करना है। तरंग संख्या, अब यहां पर प्रश्न की तरफ चलें और मैं कुछ बताता हूं, उसके बाद आप अपने हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। मैं कुछ जानकारी देता हूं आपको, हल आपको करना है, बस मैं आपको हिंट करूंगा। सॉल्व करें। प्रश्न कुछ ऐसा है, क्या दिया है? इन्होंने तरंग संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो तरंग संख्या ज्ञात करने के लिए सीधा तरंग दैर्ध्य की जरूरत पड़ती है। तो दिया है तरंग दैर्ध्य। अब सब संकेत आप जानते हो, तो मुझे अलग से संकेत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 434.10 नैनोमीटर में दिया है, और तरंग संख्या पूछा है उसने, ज्ञात करना है। तरंग संख्या न्यू बार। सूत्र हमारे पास सिंपल एक सूत्र है, वो क्या है? तरंग संख्या व्युत्क्रम होता है तरंग दैर्ध्य के। अब आप किसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप जानिए। अब देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको जवाब दे दिया। अब हल करिए इसको एक बार। चलो देखते हैं क्या करते हैं आप। तो क्या करोगे? वैल्यू पुट करना है। ध्यान रखना इस बात का कि यहां पर जो वैल्यू दिया गया है नैनोमीटर में दिया गया है, और हमेशा आपको मीटर के साथ काम करना है। तो आप इतना तो जानिए कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। तब ये क्या हो जाएगा? 434.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। आपको हमेशा याद रखना है कि तरंग दैर्ध्य को मीटर में ही लेना है। 1 नैनोमीटर इतना, तो इतने नैनोमीटर यानी इतने से मल्टीप्लिकेशन। ठीक। तरंग संख्या मान ही तो रखना है, कुछ थोड़ी करना है। मान रखेंगे तो तरंग संख्या इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है? 434.10 इंटू 10⁻⁹ मीटर। थोड़ा सरल कर देता हूं। एक बहुत छोटा अंक है इस नंबर से, तो इस अंक को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं उससे। तो एक से छोटा में क्या जाएगा? 1 बाई 0 पॉइंट, मैं दशमलव को इस साइड ले आता हूं। 434.1 इंटू 10⁻, कितना नंबर पीछे गया? 3 नंबर, यानी कि वो हो गया 10⁻, कितना हुआ? 434.10। इसका मतलब क्या हुआ? 0.434 पॉइंट थोड़ी लगेगा। 1 इंटू 10⁻, कितना नंबर पीछे गया? इतना। तो इसका मतलब है ये 3 नंबर 1000 से मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, तो हमने इसको 1000, तो कितना हो गया? ये है कितना अंतर आ गया? 6 का, तो ये बचेगा -6।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 के आसपास जाएगा, तो न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3 के आसपास बाई, ये भाग दिया तो ये कितना होगा 10 टू द पावर -6, यानी कि हो गया 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6 तरंगे। इस तरह से तरंगों की संख्या इतनी हो जाती है। ये हो गया हमारा आंसर। बातों को समझना है आपको जब भी पढ़ाया जा रहा था, जब तरंगे पढ़ाई जा रही थी, तो ये बताया जा रहा था कि मीटर में ही रखना है तरंग दैर्घ्य के। 1 मीटर में कितने तरंगे आती है उसकी आवृत्ति कहलाती है, ये इसका बात है। तो 1 मीटर, तो यहाँ पर क्या होगा, तरंगे 1 मीटर में तरंगों की संख्या कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो तरंगों की संख्या 1/λ के बराबर होगी। चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये एक प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण 5वें ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में होता है, तो उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति बताना है और तरंग दैर्घ्य बताना है। चलिए प्रश्न तो बड़ा आसान है, सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या कहा गया है उसको समझेंगे। यहां पर 2 ऊर्जा स्तर नजर आ रहे हैं, कौन सा दिया है, 2 ऊर्जा स्तर नजर आ रहे हैं। एक दिया है N1 है आंतरिक ऊर्जा स्तर 2, और दूसरा है N2 यानी कि 5, उच्च ऊर्जा स्तर 5 है। क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्घ्य। ये सब ज्ञात करने के लिए हमें सूत्रों की तरफ चलना पड़ेगा। सूत्र एक है रिडबर्ग समीकरण, रिडबर्ग समीकरण है न्यू बार, न्यू बार यानी कि होता है तरंग संख्या। न्यू बार RH 1/n1² माइनस 1/n2², न्यू बार मिल जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया हमारा। दूसरा आपको न्यू बार पता चल जाएगा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ अभी, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, पढ़े हो, न्यू बाई लैम्डा पढ़े हो ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप न्यू बार में जो वैल्यू आएगी उसको रखेंगे तो लैम्डा पता चल जाएगा। तो यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/न्यू बार। तो इस फॉर्मूले से हमें लैम्डा पता चल गया। तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है प्रकाश का वेग, न्यू इनटू लैम्डा। हमको क्या ज्ञात करना है, न्यू आवृत्ति, तो क्या हो जाएगा c/λ, और c का मान आप सभी को पता होता है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ है ना, मीटर प्रति सेकंड। ये लीजिए। अब चलिए अब आपको इसको सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र नंबर 1, यहां पर कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इस ऊर्जा स्तर को बता रहा है। तो चलिए न्यू बार, आपको पता होना चाहिए RH की वैल्यू मैंने बताया था कितना, बोलो। छोड़ दूंगा, पूरा क्लास छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा अगर तुम लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो। समझ रहे हो, मजाक पे नहीं चल रहा है, मजाक में नहीं पढ़ाता हूँ मैं, इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। 7-7 8-8 घंटे मेरी रेगुलर क्लासेस रहती है, उसके बाद भी स्लाइड बनाना होता है, उसके बाद भी तुम लोगों को क्लास में इसलिए ले रहा हूँ कि इस साल बच्चों की हालत ख़राब है यार, पूरा 12th का जाके देखो,
बिल्कुल पढ़ के नहीं आए हम लोग, कभी नहीं पढ़े बिल्कुल 11 में। तुमको पढ़ाई शुरू चल लगा रहा हूँ ऑफलाइन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने सर पे दर्द ले लूँ, ठीक है। हमेशा याद रखना, मैं जो कमिटमेंट किया हूँ वो मैं पूरा करूँगा, लेकिन आप लोग अपना कमिटमेंट पूरा करिए। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे करेंगे। रीडबर्ग इस तरह का मान याद नहीं है? हाँ, 10, 9, 6, 7, 8 बताया था मैंने, याद होना चाहिए। कितना बताया था? 10, 9, 6, 7, 8 या 6, 7, 7 भी लिख सकते हो प्रति सेंटीमीटर। ये है इसका वैल्यू, तो हम इसमें मान रख सकते हैं 10, 9, 6, 7, 8 ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/n1 का वैल्यू कितना? 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू बताइए कितना होगा? 10, 9, 6, 7, 8 1/4 माइनस 1/25। बताओ, अब कैलकुलेट करके मुझे बताओ, चलो कितना वैल्यू आएगा। चलो थोड़ा काम तो करो यार, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ऐसे थोड़ी मज़ा आ जाएगा। हो गया? कितना है? 10, 9, 6, 7, 8। हमें क्या पूछा है? आवृत्ति पूछा है, तो फाइनल कैलकुलेशन आवृत्ति में करेंगे और दूसरा करेंगे तरंगदैर्ध्य में। तो इसका एलसीएम कितना है? 100, 100/4 यानी 25 माइनस 4, तो कितना आया? न्यू बार इज इक्वल टू 10, 9, 6, 7, 8 इंटू 21/100 न्यू बार। सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए, क्यों? बोलो, क्यों वैल्यू पुट कर देंगे? क्योंकि हमको तो जरूरत किस चीज़ की है? न्यू बार पता नहीं लगाने के लिए बोला, जो पता लगाने वहीं पे काम करेंगे, ठीक है। तो क्या है सूत्र हमारा? सूत्र 2 से, सूत्र 2 में क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू बार। तो न्यू बार कितना? ये, तो कितना हुआ? 10, 9, 6, 7, 8 इंटू 21 ऊपर 100 चला गया। अब 100 तो चला गया, लेकिन अपन दशमलव वैल्यू क्या होगी? देखिए 100 है ना ये, इसके साथ हम काम करते हैं, 25 के साथ, ये 24 के साथ। तो ये सबसे बड़ी नंबर हमारे पास दिखाई दे रही है नीचे, इसको छोटा करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 21 पंचे तो 100 हो जाएगा। तो 4 बार के हिसाब से अपन काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। तो कितना होगा? 100/। अब बेटा एक बात और सोचा जा सकता है कि अगर मैं 1, 2, 3, 4, ये भी 11 नंबर के आसपास आ रहा है, तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने लिखा 0.109678 इंटू 21 इंटू 10 टू द पावर कितना नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ना, तो माइनस नहीं +6 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? +6। क्यों +6 होगा? क्यों +6 होगा? क्योंकि हमने, हाँ, लेफ्ट राइट वाली बात नहीं होती, हमने नंबर को छोटा किया तो डेसिबल नंबर को बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है।
दशमलव माइनस छोटा ही होगा ना, तो इस पर बड़ा करना पड़ेगा ना, सीधा बड़ा यानी प्लस, सीधा सा अर्थ होता है ना। अब हम लोग एक याद कर लेते हैं, इधर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर करते हैं तो नेगेटिव, फिर बाद में कन्फ्यूज़न आता है, यार इधर है किधर है वाला है, लेफ्ट है कि राइट है, ये कन्फ्यूज़न नहीं, बात समझ में आना चाहिए, अर्थ समझना जरूरी है। तो ठीक है, अब तो कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो क्या, बोलो करो तो मैं देखता हूँ अपने करके। फोर 4.34 के आसपास आ रहा है, चेक करता हूँ एक मिनट को, कितना है 100 बाई 21, ये आ रहा है 43.41, 43 बाई 10⁻⁶। अगर हम इसको लिखें 43.41 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, हम इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं करेक्शन, 4.34 इंटू 10⁻, हमने इस नंबर से ले लिया तो ये कितना हो गया 5 मीटर, आंसर है। एक आंसर ये हो गया। दूसरा सूत्र कौन सा है, 3 में मान रखें, चलो 3 में क्या लिखना है बेटा, ये वाला क्या, न्यू इज इक्वल टू सी, सी क्या होता है 3 इंटू 10⁸ बाई लेमडा कितना है 4.34 इंटू 10⁻⁻5 है ना। अब यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है 4, तो कितने जाएगा 3/43, ये ले लो, चलो इसको ले लो, तो कितना होगा बताओ, मैं कैलकुलेटर कर देता हूँ, कैलकुलेटर से ही आप लोग अपना देखते हैं, इसमें क्या है थोड़ा सा लगेगा, सिक्स 0.69 इंटू 10⁸ प्लस 5 कितना हो गया 13.69 इंटू कितना हुआ 13, इसको छोटा कर थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो कितना हो जाएगा, दशमलव तो एक अंक कम हो जाएगा है ना, तो कितना हुआ 6.9 इंटू 10⁻, ये वैल्यू कैसी छोटी वैल्यू है, तो क्या हुआ, इसको बड़े वॉल्यूम करेंगे, तो बड़े वॉल्यूम करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यस, तो कितना हो जाएगा, 1 10 को गुणा कर दिया ना बेटा, कितना हो गया ये, आवृत्तियों को क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का क्या होगा पर सेकंड, ये आवृत्ति थी पर सेकंड, इसको इंग्लिश इसका जो यूनिट है इसको हर्ट्ज से दर्शाते हैं, हर्ट्ज भी बोलते हैं, यानी साइकिल पर सेकंड कहा जाता है। चलो ये आंसर हो गया हमारा इतना। तो सारे प्रश्न, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ था, लेकिन बाकी साइंस को समझना ज़रूरी है ना। और जब भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा तो टफ नंबर से नहीं दिया जाएगा, हम लोग टफ नंबर पे काम किए हैं तो इतना नहीं दिया जाएगा, फिर वहाँ पर अपना टाइम भी तो मिलेगा कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए ये प्रश्न आप देखिए कि कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ से ले जाएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, समझेंगे इस बात को, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है, दूसरे से 5वें में जाता है तो ऊर्जा एक्सेप्ट करता है, लेकिन 5वें से नीचे में गिर रहा है तो एक विकिरण पैदा करेगा। आपको बताया था निचले से उच्च ऊर्जा स्तर में तब जाता है जब उसको ऊर्जा दी जाती है, लेकिन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निचले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गिरता है तब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालती है। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड देखिए हो आप लोग। और यहाँ पे ये किससे संबंधित है,
दूसरे में गिर रहा है, किस में गिर रहा है से संबंधित है, तो लाइमन बामर, ये बामर संबंधित है, यानी ये कौन सा प्रकाश हुआ, बामर यानी दृश्य प्रकाश हुआ, विजिबल लाइट हुआ, तो ये बात हुई। चल हम कल टेस्ट लेंगे, ठीक है, पूरा तैयार करके आएंगे, तो पूरा दोनों का देखेंगे। आपने पुराना वाला का क्या है और इसको भी क्या है, तो मैं पहले 11th वालों को चेक करूंगा, फिर बाद में 12th वालों का। टाइम ही नहीं मिल रहा है बेटा, मेरे साथ साथ 8-8 क्लास रहते हैं डेली, इतना क्लास झेल पाना आसान नहीं होता, ठीक है। चलो हो गया, आगे चलूं। फिर ये प्रश्न पढ़ो और जवाब देने की कोशिश करो। अब उससे कहीं ज्यादा आसान प्रश्न है, पढ़ो और बताओ क्या होगा आंसर। कॉपी में हाथ चलाओगे तब होगा, समझोगे, कॉपी में हाथ चलाओगे तब होगा, हवा में नहीं होगा। मेरे बता देने से कोई फायदा नहीं है, आपके बनाने से होगा। क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, उसके बीच में फॉर्मूला कौन कौन सा आएगा, सोचो जल्दी से, बताओ जल्दी क्या क्या है। क्वेश्चन को उतार क्यों रहे हो, हाँ, क्वेश्चन को लिखोगे तो थोड़ी सीखोगे, क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें क्या दिया है ढूंढो और क्या लेना है ढूंढो। फिजिक्स में नहीं पढ़ते बिल्कुल, फिजिक्स में कब है, लाइट वगैरह के बारे में, वेव के बारे में 11th में है ना कि 12th में है। 11 फिजिक्स में क्या क्या हुआ अभी तक, बताओ, चैप्टर नाम बताओ चैप्टर का, कौन कौन सा हुआ बेटा। हाँ, पहला चैप्टर क्या है, हाँ, दूसरा दूसरा चैप्टर है, दो भाग में डाल दिया उस, पहले में क्या था, हाँ वो तो मतलब कुछ नहीं, जनरल नॉलेज। फिर सेकंड, अच्छा वो एक ही चैप्टर था जिसको दो चैप्टर में बांटा गया, फिर वो तो वही चैप्टर हुआ, एक ही गाय के अंदर वो सब। हाँ एक ही चैप्टर में सारी चीज़ें। दूसरे चैप्टर बताओ ना, हाँ फिर सदिश वगैरह जो है, वेक्टर वगैरह जो है, हाँ, और उसके बाद द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति उसमें आता है। फिर हाँ तो वो तो हो गया ना दूसरा चैप्टर। तीसरा बता, हाँ वो उसका आ जाएगा, न्यूटन वगैरह का आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट वो तुम्हें समझ में आ जाता है, नेक्स्ट है एब्रेशन, और उसके बाद कार्य ऊर्जा, ठीक है ठीक है। और तरंगों के बारे में कब पढ़े थे, 9th में कि 10th में? 9th में, वही प्रश्न है ये, जितना भी कर रहे हो अभी जो कर रहे हो सब 9th का प्रश्न है। बोलते हो ना आप लोग कि मैंने कल बताया था फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, कहाँ फिजिक्स में अच्छे भाई, ये तो दिखता है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं तो भी कुछ नहीं करते हैं, यानी फिजिक्स में भी अच्छे नहीं है। सिर्फ वहम में मत जियो ना कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे हैं अभी, ये तो फिजिक्स है अभी जो पढ़ रहे हैं। क्या होगा बताइए जल्दी, क्या बोला है? ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती स्टेशन, कितना लिखा है? 1368 किलो हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रसारण करता है। ट्रांसमीटर के द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य की गणना करो तथा बताओ कि यह स्पेक्ट्रम के लिए किस क्षेत्र से संबंधित है। मैं तो पढ़ दिया, अर्थ की बात है। ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रसारण करता है। नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती है।
वो बोलते हैं कि 1368 किलो हर्ट्ज पर, स्टेशन का नाम बताते हैं, तो यही बात है कि यहां पर आवृत्ति बताई गई है। सीधा सा मतलब है बेटा जी, क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है 1368 आवृत्ति किलो हर्ट्ज पे दिया गया, किलो हर्ट्ज पर। आवृत्ति जो होती है हर्ट्ज में होती है, हमने जानते हैं, तो किलो हर्ट्ज मतलब इतना है, तो हर्ट्ज कितना होगा, 1368 किलो हर्ट्ज। हमें हर्ट्ज निकालना है तो क्या होता है, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 होता है, तो इतने में कितना हुआ, इनटू 1000 हो गया। अब ये बन गया हर्ट्ज। फिर क्या बोलता है, ट्रांसमीटर के द्वारा उत्सर्जित, अब ये थोड़ा सा मैं इसको और रूप ले लूंगा मैं, 1.368 इंटू 10 टू द पावर 3 नंबर इधर, यानी 6 हर्ट्ज भी लिख सकता हूं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। देखिए वहां पर लिखा रहता है, जब आप कभी रेडियो देखे हो तो हर्ट्ज में लिखा रहता है या तरंग दैर्ध्य लिखा रहता है। ज़माना चेंज होता है तो बहुत सारी बातें चेंज हो जाती है, लेकिन अगर रेडियो को ट्यूनिंग करना होता है तो उसी के बेस पर ट्यून किया जाता है। किसके आधार पे, वेवलेंथ को मैच किया जाता है या फिर आवृत्ति को मैच किया जाता है, फ्रिक्वेंसी को। तो इतने फ्रिक्वेंसी पर यह हमारा रेडियो प्रसारण होता है, ये बताया जाता है। तो फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है, तो फ्रिक्वेंसी ये है। वेवलेंथ बोल जाती है, या उसकी जगह हम वेवलेंथ भी बोलते हैं। इतने मीटर पर हमारी वीडियो, जैसे उसमें लिखा रहता है 13 मीटर 14 मीटर जो किलोमीटर ऐसा लिखा रहता है, तो वहां पर ये मीटर बताता है उसी का आवृत्ति के बेस पर। तो क्या हुआ, हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड करना है बेटा जी, सिंपल सा जवाब है इसका, फाइंड तरंग दैर्ध्य। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, सूत्र हमारे पास एक ही सूत्र है, वह है प्रकाश का वेग इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। जवाब है लैम्डा हमें ज्ञात करना है, तो क्या होगा, सी बाई न्यू। उत्तर मिल गया, चलो मिल गया, बना लोगे अब, कैलकुलेट आप करिए, मैं आपको जवाब दे देता हूं। लैम्डा इज इक्वल टू सी 3.0 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई आवृत्ति कितना है 1.368 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, हर्ट्ज में। अब वहां पर जाने पर क्या होने वाला है, मीटर के बारे में बात हो रहा है, तो कितना हुआ, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कि 2 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। अब वो कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा कितना है, 2 पॉइंट कुछ जाएगा, 2.19 के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू हो गया 2.19 इंटू 10 टू द पावर 8 धन 6 कितना होगा, 14 मीटर। अच्छा घटेगा क्या, हाँ ये माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6 यानी कि 2 ही बचेगा ना, तो 2 बचा मीटर। ये इसका तरंग दैर्ध्य है, आंसर हो गया, ठीक, इतना मीटर हो गया। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। हो गया, मतलब कितना हुआ बेटा, 219 मीटर, है ना, होगा नहीं, 2.19 इंटू 10 पावर 2 का मतलब क्या है, 219 मीटर। तो 219 मीटर ये होगा तरंग दैर्ध्य उसका। रेडियो जब सेट करते हैं तो इसी तरंग दैर्ध्य, प्रकाश पर ही काम करता है, रेडियो तरंगों पर काम करता है रेडियो हमारी। चलिए आगे चलते हैं, ये इसको बताओ, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलो आंसर करो। चलो कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ यार, आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। आपको साइंस ही नहीं पता होगा तो कौन क्या कर सकता है। आप साइंस पे मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, कल आप आइए जल्दी से मेहनत करके, ठीक है। कल दोनों काम होगा, आपकी पुरानी कॉपी चेक करेंगे और कल नया हम कॉपी चेक करेंगे, समझ रहे हो ना, इधर हम चेक करते जाएंगे पुराना वाला और आपको नया वाला टेस्ट आपको दिलाना है, ठीक है। अलग से तो टाइम निकल नहीं रहा है, हम कल ऐसे ही करते हैं। ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा बंगाली टाइप का बोला मैं, ये चैप्टर, हाँ ठीक है, वहाँ पर जो उच्चारण आया था, क्या कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग, 36 मतलब क्या होता है पता है,
विविध प्रकार के, कई प्रकार के, है ना। छत्तीसगढ़ मतलब कई प्रकार के लोग यहाँ बसते हैं, तो इसको कई प्रकार के लोगों का गढ़ हो गया। हमारे कुछ बिहारी दोस्त हैं और हमारे यहाँ काम करने वाले दो ही तरह के लोग तो हैं हमारे यहाँ, एक तो उड़िया है और एक बिहारी है। तो बिहारी लोग ये बोलते हैं अब यहाँ बस गए हैं तो वापस नहीं जाएंगे बिहार, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है। कौन है? बहुत जने शांति रहती हैं, समझे, इसलिए नहीं जाएंगे। तो मैंने पूछा उधर शांति नहीं रहती क्या? तो बोले रहती हैं पर इधर की शांतियाँ अच्छी होती हैं। चलो ठीक है, हो गया, बन रहा है। क्या क्या दिया है, क्या बनाना है, क्या फॉर्मूला लगेगा, बोलो जल्दी से, क्या फॉर्मूला लगेगा? तो कल पूरा तैयार होके आएंगे, बोलो। हाँ, सब प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं पूछना कि न्यूमेरिकल आएगा कि नहीं आएगा, वो सब रहता है मिक्सअप, ठीक। चलिए कल पेपर चेक होगा, पुराना वाला तुम्हारे सामने। टाइम नहीं मिलता बेटा, बहुत टाइम रहता, बहुत क्लासेस रहते हैं हमारे। ऑनलाइन की क्लासेस ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन की क्लासेस पढ़ाने के लिए आपको रेगुलर रहना पड़ता है स्क्रीन पे, ऐसे बैठने का मौका नहीं मिलता कभी। ठीक है, चलो हो गया। क्या फॉर्मूला लगा भाई, कोई बड़ी चीज़ थोड़े यार, तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप आवृत्ति दिया गया है। ये लीजिए कितना, 2.06 इंटू 10⁻, ये क्या है, तरंग संख्या क्या आवृत्ति, आवृत्ति है, कितना दिया है 14। तरंग संख्या ज्ञात करना है। तरंग संख्या का फॉर्मूला क्या है, 1/λ। हाँ अब यार लैम्डा पता हुआ तब ना निकलेगा, लैम्डा तो दिया ही नहीं है। तो लैम्डा का संबंध आवृत्ति के साथ है, तो क्या है, C = न्यू लैम्डा। तो लैम्डा निकालना पड़ेगा, तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, C/न्यू। तो हमको तो C पता है ना, तो लैम्डा = 3 इंटू 10⁸ बाई, हाँ 2.3, ये इंटू कितना है, ये हो गया इंटू 14। अब यार 2.06 को हटाई 6 को हटाओगे तो 1 हो जाएगा, 1 को हटाओगे 2 ही होगा। तो सीधे तो मतलब बोल रहा हूँ ना डायरेक्ट, 1.5 इंटू 10⁻, ये माइनस हो जाएगा, तो 14 में 8 गया, कितना बचेगा 6, तो ये -6 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। फिर क्या बोल रहा है न्यू, तो कितना होगा 1/1.5 इंटू 10⁻⁻6, तो न्यू लैम्डा = क्या होगा। अब ये हुआ 1.5, तो कितने बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, हम कुछ ऐसा सोचें 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 5 × 5 = 25 और 5 2 7 नहीं 7 कितना से किए थे, 6 से 5 से किए थे, 6 से करोगे तो 6 × 5 = 30 और 6 कम 6 6 3 9, ठीक है 6 से जाएगा, तो कितना होगा बोलो, कितना होगा। मैंने बोला था 1.6 1.5 है ना, 1.5 है, इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना वैल्यू होगा, ये 6 × 5 = 30, 3 बचा, 6 कम 6 और 6 3 9, ठीक है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, इतना होगा, ठीक है। मतलब कितने बार चला गया ये, 6 टाइम, तो ये इस तरह से 0.6 टाइम जाएगा, तो 0.6 टाइम जाएगा, तो कितना होगा 0.6 के आसपास जाएगा, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ, 0.66 से कुछ जा सकता है। तो ये हुआ इंटू 10⁻6, तो ये न्यू बार = कितना हो गया 6 इंटू 10⁻5 तरंगे पर सेकेंड, नहीं सॉरी इतनी तरंगे पर मीटर, वेव पर मीटर।
आंसर एग्जैक्ट कर देता हूं मैं 1.5 का। 660 तो होगा ना। हो, ये लीजिए आंसर हो गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हाँ, एक बात बता दूं, विकिरण का तरंग सिद्धांत जो होती है ना, वो दर्शाता है, तरंग सिद्धांत की सहायता से हम क्या क्या दर्शा सकते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन और अपवर्तन को दर्शा सकते हैं। लेकिन कणिका सिद्धांत में क्या होता है, कण के रूप में होता है प्रकाश, तो इसके आधार पे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण और इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये इसकी व्याख्या हम कण के रूप में कर सकते हैं। लेकिन हम यदि कहें कि तरंग के रूप में बात करते हैं, तो तरंग के रूप में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं दर्शा सकते। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है किसी धातु की सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह आवेशित हो जाता है, या यूं कहें किसी जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये भी अर्थ होता है कि आप फोटो इलेक्ट्रिक सेल देखे होंगे, आप लोगों ने सोलर सेल देखे होंगे, सूरज की रोशनी पड़ती है तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो सूरज की रोशनी कैसे विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है? तो यहाँ पर यह कारण हुआ कि कभी भी किसी धातु की सतह पर जब ये विकिरण टकराता है तो उसकी सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है, यानी कि वो क्या कर देता है, हटा देता है। तो इस तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर निकल गई बाहर की साइड में तो ये धनावेशित हो जाएगा। इसके आसपास कोई दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कोई धातु रखा हो तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो दो प्लेट हमारे पास हो गए, एक प्लेट पॉजिटिव हो गया, एक प्लेट निगेटिव हो गया। तो इस तरह से सेल का निर्माण हो जाता है। चलिए साहब, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। हमारे पास अब इसका हमारे यहाँ से हमारा काम खत्म हो जाता है ये जानने के बाद। क्वांटम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत मैं वैसे भी पढ़ा चुका हूँ कि कहा जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी विकिरण की जो ऊर्जा होती है वो क्या होगा, प्रकाश की ऊर्जा, क्या लिखा है, प्रकाश या ऊष्मा में ऊर्जा होती है, जिसको विकिरण ऊर्जा कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं फोटो एनर्जी। दूसरी बात है कि विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है। दो बात भी ध्यान देना, मेरी बातें समझेंगे, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कुछ बातें कहता है। मैंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सीधा लास्ट फाइनल बताया था आपको, ई समानुपाती न्यू करके। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, कुछ बातें इन्होंने जो कहा है उस बारे में बात करते हैं कि क्वांटम सिद्धांत के रूप में कैसे प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अगर वो प्रकाश है या ऊष्मा है तो वो क्या उत्सर्जित करती है, ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जो विकिरण के रूप में होती है। विकिरण, कोई भी विकिरण जो होता है वो क्या होता है, ऊर्जा होता है। और ये ऊर्जा कैसे आता है कि मतलब एक स्रोत है, मान लेते हैं एक लाइट है, ये हमारा ये लाइट है, ये चलो ये प्रकाशित हो रहा है, जल रहा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, या मोमबत्ती से जो भी जल रहा है, लाइटें तो लाइटें दिखाई दे रही, कोई भी लाइट है जो स्रोत है, वहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से इस तरह से विकिरण निकल रही तरंगों के रूप में। लेकिन प्लांक ने कहा था कि ये जो विकिरण है ऐसे नहीं निकलता, ये निकलता है छोटे छोटे तरंगों के फॉर्म में, यानी कि ये टुकड़ों में, यानी रेगुलर सतत ना निकल करके ये कुछ पार्ट में बटे होते हैं। तो ये जो तरंगों का पार्ट्स होता है, इसी को बोला गया है, ये सतत ना होकर के छोटे छोटे बंडलों में होता है। इन बंडलों को कहा जाता है क्वांटा। प्रत्येक क्वांटा की निश्चित ऊर्जा होती है, इन क्वांटा की एक निश्चित ऊर्जा होगी, और इसी के लिए लिखा है प्रकाश की ऊर्जा के इस क्वांटा को फोटोन कहते हैं। और ये वैल्यू कितनी होती है मैंने आपको बताया था, इसके वैल्यू बताया था E = h के बराबर होता है। ये है असल में पूरा का पूरा सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश के लिए ऊर्जा के इस क्वांटम को फोटोन कहते हैं, और विकिरण की क्वांटा की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है, जो मैंने अभी बताया था समानुपाती न्यू, और इसे हम लिख सकते हैं = h न्यू। यहाँ पर प्लांक स्थिरांक है h की वैल्यू आपको बताया था, तो यहाँ पर इसी चीज़ को लिखा गया NH। किसी पिंड या निकाय द्वारा कुल अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा उसके पूर्णांक में होता है।
यहां पर इस बात के बारे में बताया था मैंने, आपको याद होगा कि अगर अब यहां पर इस चीज का धारणा बनता है कि हर एक ऊर्जा स्तर की अपनी एनर्जी होती है। तो हर एक, जैसे ये हमने इसको कहते हैं एन से दर्शाते हैं, तो पहला ऊर्जा स्तर की अपनी एक एनर्जी है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रही है, दूसरे ऊर्जा स्तर की अपनी एक एनर्जी है जिसको, तो एन की वैल्यू यहीं से संबंधित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 से संबंधित है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से बस अपने नीचे वाले ऊर्जा स्तर में आता है तो इससे निकलने वाली जो ऊर्जा होगी वो होगा एच न्यू के बराबर। लेकिन अगर वो दो ऊर्जा स्तर सीधा जंप करता है तो इसका मतलब है 2 एच न्यू के बराबर होगा। समझ रहे हो? इसी तरह से अगर यहां से तीसरे ऊर्जा स्तर से सीधा मान लो नीचे आ गया तो आज कितने जंप के, 1 2 3, तो इसके लिए क्या ऊर्जा निकलेगी, ये होगा 3 एच न्यू के बराबर होगा। तो ये पूर्णांक में होता है, इसीलिए कहा है। क्यों पूर्णांक में होता है, इसका कारण जवाब मिल जाता है इस तरह से। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन, जब विकिरण किसी धातु की सतह से टकराता है तो एक विकिरण उत्पन्न करती है, क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। मैंने क्या कहा, धातु विकिरण जब धातु की सतह से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन का ये विकिरण अगर धातु की सतह से टकराए तो इस सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को यह उत्सर्जित करती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण हम प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण कर सकते हैं और सेल इसी सिद्धांत पे काम करती है। चलिए ये बता, इसका फॉर्मूला आप इस तरह से याद रखेंगे, यानी ऐसी स्थिति की उसकी ऊर्जा कितना होगा, तो होगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये आवृत्ति है, जबकि इसको हम कहेंगे देहली आवृत्ति। न्यू नॉट को कहेंगे देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का मतलब होता है कि वह कम से कम ऊर्जा जिससे वह उत्सर्जित हो जाए, मतलब उस ऊर्जा से कम ऊर्जा अगर टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, उस आवृत्ति से कम, एक निश्चित आवृत्ति के बाद ही, क्योंकि आपको पता है जितनी अधिक आवृत्ति उतनी अधिक ऊर्जा। मैंने अभी बताया जितनी अधिक आवृत्ति उतनी अधिक ऊर्जा। यहां पर देखो, आवृत्ति बढ़ेगी ऊर्जा बढ़ेगा, समानुपात का साइन है। तो यहां पर आप देख रहे हो आवृत्ति, देहली आवृत्ति शब्द का उपयोग क्यों किया गया है, क्योंकि अगर हमने किसी विकिरण को टकराया है किसके ऊपर, धातु की सतह पर, तो उसकी आवृत्ति एकदम ज्यादा नहीं, कम है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर पाए। उसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, सो वो उसके टकराने की, उसके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने की क्षमता अधिक होगी। तो एक निश्चित आवृत्ति होनी जरूरी है। तो ऊर्जा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा को दर्शाता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अब चलो कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। चलिए ये प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। पहले भी कर चुके हो, आज भी कर लो। चलो, प्लस हाफ चक्रण क्वांटम संख्या तथा माइनस चुंबकीय क्वांटम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा। कहां पे, जल्दी। ये एस का वैल्यू बोल रहा है और ये किसका वैल्यू बोला है, माइनस एम का, -1 का। तो किस में नहीं होगा, ए बी सी डी क्या आएगा, बोलो ना भाई। नहीं रे, तुम लोग पढ़ने लायक नहीं हो साइंस, इसलिए पढ़ रहे हो कि साइंस में लोग ज्यादा तरक्की करते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, इसलिए पढ़ रहे, इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हो कि साइंस पढ़ना है, दिल में इच्छा नहीं है। जल्दी बोलो, सी, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होता है, तो -2 -1 0 +1 एंड +2, तो इसमें अवेलेबल है। तो उसने क्या बोला, उपस्थित नहीं होगा। इसमें तो है -1 है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें कहां से होगा, तो इसमें तो सिर्फ 0 होगा, है ना, एक ही भाग। ठीक, तो यहां पर है आंसर। चलिए नेक्स्ट, 2p कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, जल्दी करिए, टाइम नहीं है।
2p/, कक्षा की ऊर्जा 2px। हाँ चलिए, 4 ऑप्शन है, पढ़िए। बता चुका हूँ मैं आपको, पूरे प्रश्नों को बता चुका हूँ। इसलिए बोलते हैं कि प्रश्न भटके, आप उन चीज़ों को बार बार देखिए ताकि याद हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा, मजाक थोड़ी है। अभी तो सोचा जाए तो अभी 2-3 क्लास और चाहिए पूरे प्रश्नों के हल करने के लिए। एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करें, आपकी बुक के प्रश्न। अरे दुनिया के किसी भी बुक को मत हल करो यार, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हल कर लिए ना तो समझ लो कि हर सारे प्रश्न आप हल कर लोगे दुनिया के किसी भी बुक का। ये क्वालिटी है उस क्वेश्चंस का, है ना। उनमें इतनी दमदारी है उन प्रश्नों में कि वो आपको पूरा का पूरा सिखा के रख देता है। इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी के बुक को हल करिए। एनसीईआरटी की बुक मैंने लेने के लिए बोला था, कितने बच्चों ने लिया? एक भी ने लिया है। हाँ, कहाँ, मार्केट में नहीं मिलेगा? तो डुंडरे से क्या करना है तुमको? अब तुम एक बात बोलो मेरे को लेना है ऐसा बोर्ड, मैं दुर्ग में, रायपुर में ढूंढूंगा, मिलेगा? या ज़्यादा पतोरा चला गया, खोपली चला गया, डुंडेरा चला गया, भैया मेरे को ये लेना है, दिखाओ कौन सी दुकान में है। किराना दुकान में जाके पूछे, भैया ये रखे हो क्या, ये फोटो दिखा दो। बोले हमने नहीं रखा है। तुम सबके घर में घुस घुस के पूछोगे, मिलेगा? ढूंढना है तो कहाँ ढूंढो, जहाँ मिलती है। अब तुम लोग या जानो, मेरे को कुछ नहीं करना, समझ रहे हो ना। आप जानो, मेरा काम ये है कि आपको बताना कि करना क्या। आप, मेरा काम है, मैंने अपना पूरा निभाया, आप अपना काम निभाइए, अन्यथा नहीं कर पाएंगे आप आगे। बोलो क्या आंसर होगा? हाँ, ए। 6 परमाणु क्रमांक होता है, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है। पी में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित मतलब युग्मित और अयुग्मित 2 शब्द है, पेयर अनपेयर। 4f में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, मैं बता रहा हूं अभी। इस बहुत, हाँ, लंबे चौड़े क्वेश्चन का पूरा लिस्ट है, पूरा आगे दिखाते जाऊंगा बहुत होगा, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। चलो बताओ क्या होगा? f में तो 14 ही रहेगा, चाहे 4 में हो, चाहे 5 हो, चाहे 6f हो। अगला, परमाणु के नाभिक की तुलना में परमाणु का आकार कितने गुना बड़ा होता है? बहुत बढ़िया बात हुई थी। परमाणु के नाभिक की तुलना में 1 लाख गुना बड़ा होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो कितना? ये है परमाणु की त्रिज्या मीटर में, और ये है, तो कितने का डिफरेंस है? 5 का, इतने का है ना। तुलना कर दो ना यार, भाग दे दो ना यार। ठीक है, बराबर यही तो आएगा। तो 1 लाख, 10 की घात 5 लाख, यानी कि 0.5 लगेगा तो 1 लाख होता है। हो गया क्वेश्चन। परमाणु में नाभिक होता है, सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? बताओ बताओ बताओ। किसने सिद्ध किया था? इतने सारे नाम दिए गए हैं। परमाणु के नाभिक के बारे में नहीं बताया? इतना बात हुई थी यार, तुम लोग सब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो घर में जाकर? पता एक बताओ मेरे को, एकदम ईमानदारी से बताओ। कल ही मैंने आपसे बात किया था कि यहां पे बायोलॉजी वाले कितने बच्चे हैं? इतने। मुंह बंद करके नहीं बैठना। बायोलॉजी कितने घंटे पढ़ते हो डेली? चलो ठीक है, नहीं पढ़ते, नहीं बोले नहीं पढ़ते। फिजिक्स कितने घंटे पढ़ते हो? चलो वो भी नहीं पढ़ते। हाँ, कोई पर्टिकुलर अगर कोई टाइम नहीं है ना बेटा पढ़ने का, तो स्टूडेंट नहीं बन सकते आप। लाइफ मेहनत मांगती है। आप एक दिन मेरे साथ रहो, समझ रहे हो? एक दिन रह के देखो मेरे साथ, है ना। तुम अपने दर्द से नहीं रहोगे, मेरे दर्द से रो डालोगे। हम मजे में नहीं रहते लाइफ में। मेरा ये नहीं कहना कि मैं ही अकेला इंसान हूं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नहीं मेहनत करोगे सक्सेस नहीं है। मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं? कितने घंटे पढ़ते हैं मैथ्स? 1.5 घंटा। फिजिक्स पक्का? और केमिस्ट्री? नहीं। हाँ, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं। 4.5 घंटा घर में निकालते हैं, ठीक है।
अगर आप याद कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो याद रखो जैसे मैथ्स को हल करते हो केमिस्ट्री को भी हल करो। आपको पहले दिन बताया था कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, रदरफोर्ड ने बताया था। वो अल्फा किरण का डाला तो पता चला कि अंदर में कुछ उसको रोक रहा है। क्या मतलब होता है? कौन रोक रहा था उसको? अल्फा किरणों को नाभिक रोक रहा था उससे प्रयोगों से। तो क्या मतलब होता है यार पढ़ने से? मत पढ़ो यार, इसको छोड़ दो। कल आपका टेस्ट है, कल के मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए, चाहे जान लगा दो, रात भर जागो, लेकिन पूरा चैप्टर, कुछ क्वेश्चंस 1 का भी पूछूंगा, क्योंकि पढ़ाई आगे बढ़ेगी तो पीछे छोड़ना नहीं है, ठीक है? और पूरी मेहनत करके आइए कल। चलिए, ओके, थैंक यू।